आज मैं आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स समझाने वाला हूँ। आगे जितने भी हम चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं अकाउंट्स में, उनको समझने के लिए हमें बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे किसी सेंटेंस को बनाने या समझने के लिए हमें वर्ड मीनिंग की ज़रूरत पड़ती है, इसी तरह से हमें बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का जानना बहुत ज़रूरी है। पहला बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है बिजनेस। अगर हम किसी से पूछते हैं कि बिज़नेस क्या होता है, तो उनका जवाब आता है कि हमारा फर्नीचर का बिज़नेस है, कोई बोलता है इलेक्ट्रॉनिक का बिज़नेस है, या इसी तरह से वो कोई और जवाब देते हैं। बट एक्चुअली बिज़नेस होता क्या है? बिज़नेस लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया कोई भी कार्य जो लीगल बेस पे किया जाता है, वो हमारा बिज़नेस या व्यवसाय कहलाता है। ठीक है, या हम शॉर्ट फॉर्म में उसको बोल सकते हैं जिनका मोटिव प्रॉफिट हो। जिनका मोटिव प्रॉफिट है वो हमारा बिजनेस के अंतर्गत आते हैं। लाभ कमाने के उद्देश्य से कुछ भी एक्टिविटी बट लीगल बेस पे होनी चाहिए, इलीगल बेस पे नहीं होनी चाहिए, वो हमारा बिजनेस कहलाता है। और बिजनेस की एक सेपरेट एंटिटी होती है, बिजनेस की एक सेपरेट एंटिटी यानी कि पहचान होती है, या उसका एक सेपरेट अधिकार होता है, राइट होता है। ठीक है, तो बिजनेस क्या है? प्रॉफिट अर्न करने के लिए, प्रॉफिट या इनकम अर्न करने के लिए कोई सी भी ऐसी एक्टिविटी जो लीगल बेस पे की जाए, वो हमारा बिजनेस कहलाता है। ठीक है, दूसरा है ट्रेड। अगर हम किसी से पूछते हैं कि ट्रेड और बिजनेस में क्या डिफरेंस होता है, ट्रेड को हम लिखते हैं व्यापार बोल सकते हैं। ठीक है, तो ट्रेड और बिजनेस में क्या डिफरेंस होता है, तो उनका जवाब आता है कि दोनों सिमिलर होते हैं, एक जैसे एक ही चीज़ है। बट अगर ठीक से समझें इसको, तो अगर बिजनेस हेड है तो ट्रेड उसका सब हेड होता है। ठीक है, ट्रेड बिजनेस के ही अंतर्गत आता है। वैसे व्यापार यानी कि ट्रेड होता क्या है? लाभ कमाने के लिए गुड्स और सर्विसेज का आदान प्रदान करना या उनका सेलिंग या परचेज करना हमारा ट्रेड या व्यापार के अंतर्गत आता है। जबकि बिजनेस में गुड्स और सर्विसेज का परचेज सेलिंग के अलावा मार्केटिंग करना, मैनेजमेंट करना, या कुछ और जितनी भी बिजनेस को चलाने के लिए जो भी एक्टिविटी होती है वो सब बिजनेस के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ट्रेड क्या है कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए गुड्स और सर्विसेज का आदान प्रदान और परचेज और सेलिंग करना ट्रेड कहलाता है। ठीक है, अगला है प्रोफेशन। प्रोफेशन एक्चुअली है क्या चीज़? प्रोफेशन को हिंदी में हम पेशा बोलते हैं। देखो, प्रॉफिट अर्न करने के लिए कोई भी ऐसा किया गया कार्य जिसके लिए हमें प्री एजुकेशन या प्री ट्रेनिंग या पूर्व प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, वो हमारा प्रोफेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या लॉयर्स या प्रोफेसर्स, मतलब कोई भी ऐसा और भी बहुत सारे हो सकते हैं। पैसा क्या है? प्रोफेशन क्या है? प्रॉफिट अर्न करने के लिए किया गया कोई सा भी ऐसा कार्य जिसको करने के लिए हमें प्री एजुकेशन, प्री ट्रेनिंग या पूर्व प्रशिक्षण की अगर आवश्यकता है, तो हमारा वो पैसा या प्रोफेशन कहलाता है। ठीक है, अगला है कैपिटल। कैपिटल को हिंदी में हम पूंजी बोलते हैं। एक बिजनेसमैन यानी कि एक पर्सन जो बिजनेस कर रहा है, बिजनेस स्टार्ट करते टाइम जो कुछ भी वो बिजनेस में लगाता है, चाहे वो कैश में लगाए, गुड्स में लगाए, या अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी लगाता है, वो उसकी कैपिटल या पूंजी कहलाती है। ठीक है, बिजनेसमैन जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो उस टाइम पे अगर वो अपने पास से कैश लगाए या गुड्स लगाए या अपनी पर्सनल कोई प्रॉपर्टी लगाता है, वो उसकी पूंजी कहलाती है या कैपिटल कहलाती है। ठीक है, अगला है ऑनर। ओनर कौन होता है? देखो, ओनर बोल सकते हो या इसको प्रोप्राइटर बोल सकते हो। कोई भी वह व्यक्ति जो अपने बिजनेस में या व्यवसाय में कैपिटल इन्वेस्ट करता है या पूंजी लगाता है और उसमें होने वाले प्रॉफिट या लॉस का हकदार होता है, वो उसका ओनर या प्रोप्राइटर या मालिक कहलाता है। ठीक है, अगला है एसेट्स।
एसेट्स मतलब संपत्तियां, ठीक है। एसेट्स क्या होती है, हम शॉर्ट फॉर्म में समझ सकते हैं, व्हाट वी ओन। व्हाट वी ओन, जो कुछ भी हमारा है वो हमारी एसेट्स होती है। यहाँ पे हम से मतलब, यहाँ पे हमारे बिजनेस से मतलब है, हमसे मतलब बिजनेस से मतलब होता है। हम सिर्फ इस बिजनेस में एज एन अकाउंटेंट का काम कर रहे होते हैं, ठीक है। बिजनेस जो कुछ भी है, जो कुछ भी बिजनेस का होता है वो बिजनेस की एसेट्स है। यहाँ हम उसको इस टाइप से भी समझ सकते हैं कि जिसका बेनिफिट हमें, ऐसे खर्चे जिसका हम बेनिफिट फ्यूचर में लेने वाले हैं, वो हमारी एसेट्स होती है, ठीक है। एसेट्स दो टाइप की होती हैं, पहला है फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, और दूसरा है करंट एसेट्स, ठीक है। पहला फिक्स्ड एसेट्स, दूसरा करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स क्या है, फिक्स्ड एसेट्स वो संपत्तियां हैं, वो एसेट्स होती हैं जो एक अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा, जिन पे स्टेबिलिटी होती है, स्थिरता होती है, वो हमारी फिक्स्ड एसेट्स कहलाती हैं। फिक्स्ड एसेट्स भी हमारी दो टाइप की हैं, पहला होता है टेंजिबल और दूसरा है इंटेंजिबल। देखो टेंजिबल का मतलब होता है ऐसी फिक्स्ड एसेट्स जिनको हम टच कर सकते हैं, ठीक है, जिनको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो टेंजिबल में आती हैं। जैसे कि लैंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स हो गया, ठीक है, फर्नीचर बोल सकते हो, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स हो गया, ठीक है। इस टाइप के कोई भी ऐसी चीज़ें जिनको हम टच कर सकते हैं या फील कर सकते हैं, वो टेंजिबल के अंतर्गत आती हैं। आगे मैं दूसरी वीडियोस में इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ बाद में, तो मैं हल्का यहाँ पे अभी शो कर रहा हूँ। इंटेंजिबल एसेट्स क्या होती हैं, ऐसी संपत्तियाँ जिनको हम टच नहीं कर सकते या फील नहीं कर सकते, वो हमारी इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स कहलाती हैं। जैसे गुडविल हो गया, ये हमारी राइट वाली चीज़ें होती हैं, जैसे पेटेंट्स हो गया, कॉपीराइट हो गया या ट्रेडमार्क हो गया। कोई भी राइट वाली चीज़ें, ऐसी फिक्स्ड एसेट जिनको हम टच नहीं कर सकते, वो इंटेंजिबल कहलाती हैं, और जिनको टच कर सकते हैं वो टेंजिबल कहलाती हैं, ठीक है। फिर होता है अगला करंट एसेट्स। करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो एक ही अकाउंटिंग पीरियड में, जिनको हम लिक्विड में बदल सकते हैं या एक ही अकाउंटिंग पीरियड में हमें मिलनी होती हैं, वो हमारी करंट एसेट्स होती हैं, चालू संपत्तियाँ बोलते हैं। करंट एसेट्स हमारी क्या क्या होती हैं, जैसे स्टॉक हो गया, कैश या बैंक हो गया। कैश और बैंक तो ऑलरेडी लिक्विड में होता है, ये हमारी करंट एसेट्स है। जैसे बिल्स रिसीवेबल हो गया या प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है। इनको नेक्स्ट वीडियोस में मैं एक्सप्लेन करूंगा बाद में, फिलहाल मैं हल्का इसमें बता रहा हूँ। करंट एसेट्स हमारी क्या क्या है, जैसे स्टॉक, कैश, बैंक, जिनको जस्ट लिक्विड में बदला जा सकता है, एक ही अकाउंटिंग पीरियड में जो हमें मिलने वाले होते हैं, वो हमारी करंट एसेट्स कहलाती है, ठीक है। ऐसी अब अगला है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज से मतलब हमारे दायित्वों से मतलब होता है, हमसे मतलब बिजनेस से मतलब है। मैंने पहले ही कहा था कि हमसे मतलब यहाँ पर बिजनेस से मतलब है, ठीक है। जो कुछ भी हम अकाउंट्स मेंटेन कर रहे होते हैं वो सब हम बिजनेस के कर रहे होते हैं, इसलिए जो कुछ भी होगा हम बोलते हैं कि हमने देना है या लेना है, वो सब बिजनेस से मतलब है हमारा। लायबिलिटीज़ क्या होती हैं कि उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं व्हाट वी ओ। ओ से मतलब हमारा ड्यू से मतलब होता है, ड्यू मतलब देय मतलब देना है। जो कुछ भी हमारे बिजनेस को देना होता है किसी को, वो हमारे बिजनेस की लायबिलिटीज होती हैं, ठीक है। लायबिलिटीज दो टाइप की हो सकती हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म और एक होता है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती हैं जो हमें कम से कम पीरियड में, एक साल के अंदर हमें लोगों को पेमेंट करनी होती हैं। जैसे कि हमें रेंट पेड करना है या सैलरी देनी है, ठीक है, कमीशन देना है
या डिस्काउंट देना है, मतलब जो कुछ भी चीज़ें हमें एक साल के अंदर अंदर देनी होती है वो सब ऐसी लायबिलिटी बिजनेस की जो हमें एक साल के अंदर अंदर पेड आउट करनी होती है वो सब हमारी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी के अंतर्गत आती है। और जो लायबिलिटी हमें एक अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा में पेमेंट करनी होती है वो हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहलाती है, जैसे कि डिबेंचर्स हो गया या लॉन्ग टर्म लोन हो गया। ठीक है, तो कोई भी ऐसी चीज़ें जो हमें एक अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा अकाउंटिंग पीरियड के बीच में हमें पेमेंट करनी है वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में आता है, और जो हमें एक साल के अंदर अंदर पेमेंट करने होते हैं वो सब शॉर्ट टर्म लायबिलिटी में आता है। ठीक है, और लायबिलिटी क्या है, व्हाट वी ऑन ओ से मतलब जो कुछ भी लायबिलिटी बिजनेस ने जो कुछ भी देना है वो बिजनेस की लायबिलिटी है। चाहे बिजनेस ने कोई उधार माल खरीदा हो, क्रेडिट परचेज अगर की है तो एक पीरियड के बाद अगर उसका पेमेंट करना है वो उसकी लायबिलिटी है, या एडवांस में बिजनेस ने किसी से कुछ ले रखा है, पैसा लिया हुआ है, वो वापस करना है, वो उसकी लायबिलिटी है। ठीक है, तो अगला देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इसमें ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होता है, ड्राइंग्स को हिंदी में आहरण बोलते हैं। ठीक है, आहरण होते क्या हैं, ड्राइंग्स देखो एक व्यक्ति के द्वारा यानी कि बिजनेसमैन के द्वारा जो बिजनेस को कर रहा है पर्सनल यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए अगर अपने वो बिजनेस से गुड्स या कोई कैश निकालता है या गुड्स निकालता है तो वो उसका ड्राइंग्स या आहरण कहलाता है। ठीक है, बिजनेसमैन यानी कि ऑनर जो होता है उस बिजनेस का मालिक है जो, वो अगर अपने पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स निकाले या कैश निकाले वो उसकी ड्राइंग्स कहलाती है, आहरण कहलाता है। ठीक है, वो उतने से उसकी कैपिटलाइज हो जाती है। ठीक है, इसको बता देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है इसमें गुड्स। गुड्स क्या होते हैं, देखो जितने भी गुड्स होते हैं वो हमारी एसेट्स हो सकते हैं, बट जितनी भी एसेट्स होती हैं वो हमारी गुड्स हो वो ज़रूरी नहीं है। गुड्स होता क्या है, जिस चीज़ में हम डील कर रहे होते हैं, इन विच द बिजनेस डील, इन विच द बिजनेस डील, जिस चीज़ में हम डील कर रहे होते हैं वो हमारे गुड्स कहलाते हैं। अगर हमारा फर्नीचर का बिजनेस है तो फर्नीचर हम खरीदते और बेचते हैं तो वो हमारे गुड्स कहलाएंगे। अगर हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई पीसी खरीदते हैं या एसी खरीदते हैं या अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई फर्नीचर अगर हमने रखा हुआ है अपने ऑफिस में तो वो हमारी एसेट्स कहलाएगी, ना कि गुड्स। अगर कोई भी अगर हम फर्नीचर बेचने के लिए खरीदते हैं, ठीक है, तो वो हमारे गुड्स कहलाएंगे। कोई भी बिजनेस जिस चीज़ में वो डील कर रहा होता है वो उसका गुड्स कहलाता है। इसमें 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स। दूसरा होता है इसमें सेल ऑफ गुड्स। तीसरा होता है इसमें स्टॉक। ये स्टॉक वो वाला स्टॉक होता है जो सोल्ड नहीं किया गया, यानी कि इसको बोल सकते हैं अनसोल्ड स्टॉक। एट द एंड ऑफ द ईयर के एंड में ऐसा स्टॉक जो नहीं बिका हुआ है उसको अनसोल्ड स्टॉक बोलते हैं या स्टॉक बोलते हैं। देखो गुड्स में गुड्स हम बार बार हम खरीद सकते हैं गुड्स को, एसेट्स को बार बार नहीं खरीदा जाता है, वो नॉन रिक्यूरिंग होती हैं। गुड्स को हम बार बार बेचने के पर्पज से खरीद सकते हैं, बार बार उसको बेच सकते हैं, और गुड्स का ही हम स्टॉक रखते हैं, एसेट्स का कोई स्टॉक नहीं रखते हैं। ठीक है, उनका जो स्टॉक का संपत्तियों का कोई स्टॉक नहीं रखा जाता है। स्टॉक अनसोल्ड स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर, जो एंड में होता है। स्टॉक भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है ओपनिंग स्टॉक और दूसरा होता है क्लोजिंग स्टॉक। जो स्टॉक बेचने से रह जाता है उसको लास्ट में एट द एंड ऑफ द ईयर उसको क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं, और 1 साल का क्लोजिंग दूसरे साल के लिए ओपनिंग का काम करता है। तो वही क्लोजिंग स्टॉक अगले साल के लिए, अगले ईयर के लिए फर्स्ट में स्टार्टिंग में वो ओपनिंग स्टॉक का काम करता है। ठीक है, अगला है एक्सपेंसेस।
एक्सपेंसेस और दूसरा होता है एक्सपेंडिचर। ये देखने में एक ही जैसे लगते हैं, ठीक है। एक्सपेंसेस क्या होता है और एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये शॉर्ट टर्म पीरियड नेचर के होते हैं, ये लॉन्ग टर्म पीरियड नेचर के होते हैं। ऐसे खर्चे जो हमने जिनका हम बेनिफिट ले चुके होते हैं, ठीक है, ऑलरेडी जिनका हम बेनिफिट ले चुके हैं, ठीक है। ऐसे खर्चे जिनका हम बेनिफिट ऑलरेडी ले चुके हैं वो एक्सपेंसेस कहलाते हैं, और ऐसे खर्चे जिनका बेनिफिट हमने फ्यूचर में लेना होता है वो हमारे एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। मैंने पीछे एसेट्स में भी कहा था कि एक्सपेंडिचर हमारी एसेट्स होती है, पीछे एसेट्स में मैंने शो किया था, ठीक है। तो एक्सपेंसेस क्या होता है, एक्सपेंसेस ऐसे खर्चे जिनका हम ऑलरेडी बेनिफिट ले चुके होते हैं उनको एक्सपेंसेस बोलते हैं, और ऐसे खर्चे जिनका बेनिफिट हमने फ्यूचर में लेना है वो हमारे एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। जैसे अगर हमने रेंट पेड किया, ठीक है, तो उसको हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट से राइट ऑफ करके चलते हैं। एक साल के अंदर, एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर हम रेंट पेड किया, सैलरी पेड किया, या कोई डिस्काउंट देते हैं, या कुछ भी हमने अगर इंटरेस्ट पेड किया तो उसका हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में उसको राइट ऑफ करके चलते हैं, उसका हम बेनिफिट ले चुके होते हैं, राइट ऑफ कर चुके होते हैं। बट ऐसे खर्चे जैसे कि हमने एडवर्टाइजमेंट किया, जैसे कि अगर हमने एडवर्टाइजमेंट किया, मान लो सपोज करो हमने 1 लाख का एडवर्टाइजमेंट किया, तो 1 लाख रुपए का जो हम खर्च करते हैं वो खर्चा हम एक ही अकाउंटिंग पीरियड में हम उसको राइट ऑफ नहीं करते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि अगर वो एडवर्टाइजमेंट, हम ये लेके चलते हैं कि अगर वो 10 ईयर्स के लिए, 10 साल के लिए, 10 साल तक उसके रिवॉर्ड हमें 10 ईयर्स तक मिलेंगे फ्यूचर में, तो हम उस खर्चे को एक ही साल में इसी अकाउंटिंग पीरियड में राइट ऑफ नहीं करते हैं। जब उसके रिवॉर्ड हमें अगले फ्यूचर में 10 ईयर्स में मिलने वाले हैं तो हम उसके खर्चे को भी हम 10 ईयर्स में डिवाइड कर देते हैं कि 10 साल में वो खर्चे, तो पर ईयर के हिसाब से वो खर्चा 10,000 आ जाएगा। तो जो एक साल में, इस साल में, इस अकाउंटिंग पीरियड में हम दिखाने वाले हैं वो खर्चा एक्सपेंसेस कहलाएगा उसको, जिसको हम राइट ऑफ कर देंगे। और जो खर्चे आगे के लिए रह जाते हैं वो एक्सपेंडिचर कहलाते हैं, कि वो एक ही साल में राइट ऑफ नहीं किया जाएगा, उसको थोड़ा थोड़ा करके फ्यूचर में आगे आने वाले टाइम पे हमें, मतलब एक अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा के लिए हम रख रहे हैं। और जो 1 लाख था, 1 लाख में से 10,000 रुपीज़ जो हमने राइट ऑफ कर दिया वो एक्सपेंसेस कहलाएगा, और जो आगे के लिए रह जाते हैं उनको आगे फ्यूचर में हम उनका बेनिफिट लेने वाले हैं वो हमारे एक्सपेंडिचर कहलाते हैं या हमारे एसेट्स कहलाते हैं, ठीक है। अगला है रेवेन्यू। एक होता है रेवेन्यू और एक है इसमें इनकम या प्रॉफिट, ठीक है। रेवेन्यू और इनकम या प्रॉफिट में क्या अंतर है, देखो रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू को शॉर्ट में समझ सकते हैं कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, लागत में लाभ जोड़ देते हैं तो वो हमारा, या उसको हम और शॉर्ट में बोल सकते हैं एक्चुअल सेल्स प्रोसीड्स। एक्चुअल सेल्स प्रोसीड्स, ठीक है। जो कुछ भी लागत में लाभ जोड़ के जो सेल्स होती है हमारी, एक्चुअल सेल्स प्रोसीड्स होता है, उसको हम रेवेन्यू बोलते हैं। और इनकम या प्रॉफिट क्या होता है, अगर हम रेवेन्यू से कॉस्ट को लेस कर देते हैं, कॉस्ट से मतलब टोटल एक्सपेंसेस से मतलब होता है, टोटल एक्सपेंसेस मतलब जितने भी खर्चे हैं, टोटल खर्च मिल के सबको टोटल करके ही कॉस्ट बनती है, ठीक है। तो रेवेन्यू अगर कॉस्ट से एक्सेस होता है जितना, वो उसका प्रॉफिट कहलाता है, ठीक है। रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट, ठीक है। अगर हमने कोई सामान है, अगर वो 10 रुपये की उसकी कॉस्ट है और हम उसमें 5 रुपये प्रॉफिट, उसको अगर हम 5 रुपये प्रॉफिट पे बेचते हैं तो टोटल हम 15 में सोल्ड करते हैं, उसको बेचते हैं,
तो 15 हमारा 15 रुपये हमारा रेवेन्यू कहलाएगा, जितने में हमने उसको बेचा। एक्चुअल सेल्स प्रोसीड्स हमें 15 रुपये प्राप्त हुए, 15 रुपये मिले, और जितना लागत थी उसकी 10 रुपये, ठीक है, और 5 रुपये हमारा प्रॉफिट होगा, क्योंकि हमने 5 रुपये प्रॉफिट कमाए। 10 की लागत की चीज़ को हमने 15 में बेचा है, 5 रुपये हमने प्रॉफिट किया है, तो 5 रुपये हमारा इनकम या प्रॉफिट कहलाएगा। और जितना हमें टोटल हमने सेल जितने में किए वो हमारा रेवेन्यू कहलाता है, यानी कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है रेवेन्यू, यानी कि एक्चुअल सेल्स प्रोसीड्स को बोलते हैं, ठीक है। और इनकम क्या होती है कि रेवेन्यू अगर कॉस्ट से जितना एक्सेस होता है वो हमारे इनकम या प्रॉफिट होता है, ठीक है। अगला इसमें रिसीवेबल, रिसीवेबल्स, और अगला इससे एक है पेबल्स, ठीक है। एक होता है रिसीवेबल्स और एक होता है पेबल्स। देखो रिसीवेबल क्या होता है, अमाउंट ड्यू फ्रॉम एंटिटी अदर देन डेटर्स। देनदार के अलावा, डेटर्स मतलब देनदार के अलावा अगर कोई भी ऐसी एंटिटी है, एंटिटी मतलब कोई फर्म हो सकती है, कोई बैंक हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, ठीक है। तो डेटर्स के अलावा कोई भी ऐसी एंटिटी, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके थ्रू हमें पैसा मिलना है, वो सब हमारे रिसीवेबल में आते हैं। एक होता है पेबिल्स, अमाउंट ड्यू टू एंटिटी अदर देन क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स के अलावा, लेनदार के अलावा कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको हमने, फर्म हो या बैंक हो या कोई कंपनी है, कोई भी हो, कोई व्यक्ति हो, उसको अगर हमने पेमेंट करने हैं क्रेडिटर के अलावा, वो हमारे पेबिल्स कहलाते हैं। इसी तरह से उठा देते हैं पहले, अगला इसमें डेटर्स। डेटर्स क्या होते हैं, डेटर्स को हिंदी में बोलते हैं देनदार। देनदार एक्चुअली होते क्या है, डेटर्स जब हमने किसी को उधार माल बेचा हुआ होता है, कि इसमें गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, उधार में अगर हमने किसी को गुड्स सोल्ड किया है, किसको सोल्ड करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, जिनको सोल्ड करते हैं वो हमारे कस्टमर्स बोल सकते हो या परचेजर बोल सकते हो, जो गुड्स खरीद रहा है, ठीक है। जिसको भी हमने गुड्स सोल्ड किया है उधार, एक पीरियड के बाद उसने हमारा पैसा देना है। बिजनेस का पैसा जिन लोगों ने देना होता है वो डेटर्स कहलाते हैं, देनदार कहलाते हैं। जब बिजनेस गुड्स सोल्ड करता है क्रेडिट में, तो एक पीरियड के बाद बिजनेस को वो पैसा मिलना है जिन लोगों से, चाहे वो कोई भी एंटिटी हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई फर्म या कंपनी, कोई भी हो, अगर उससे पैसा मिलना है वो कंपनी के डेटर्स कहलाते हैं, देनदार कहलाते हैं, ठीक है। ऐसी एक होता है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को हिंदी में लेनदार बोलते हैं। क्रेडिटर्स कब जनरेट होते हैं, जब हम किसी से उधार माल खरीदते हैं, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। जिन लोगों से हम गुड्स खरीदते हैं उनको हम क्या बोल सकते हैं, सप्लायर्स या वेंडर बोल सकते हैं उसको, विक्रेता, ठीक है। तो क्रेडिटर कौन होते हैं, जिन लोगों से हमने उधार क्रेडिट परचेज किया हुआ है, एक पीरियड के बाद हमने उन लोगों को पैसा देना है। बिजनेस ने जिन लोगों को पैसा देना होता है वो बिजनेस के क्रेडिटर्स कहलाते हैं या लेनदार कहलाते हैं, ठीक है। अगला इसमें इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट को हिंदी में बोलते हैं दिवालिया। दिवालिया या इंसॉल्वेंट कौन होता है, देखो इंसॉल्वेंट ऐसा पर्सन, ऐसा व्यक्ति जिसकी जो बिजनेस कर रहा है और बिजनेस करते हुए अगर उसकी एसेट से ज़्यादा उसकी लायबिलिटीज हो जाएं, उसके दायित्व हो जाएं,
तो वो उस व्यक्ति को इंसॉल्वेंट या दिवालिया कहा जाता है, या उसको कोर्ट डिक्लेयर कर दे कि वो अपने बिजनेस के जितने भी क्रेडिटर्स हैं उनका पेमेंट करने में कैपेबल नहीं है, वो तो कोर्ट उसको डिक्लेयर कर देती है, इंसॉल्वेंट करार दे देती है, ठीक है। तो उसको इंसॉल्वेंट बोलते हैं, दिवालिया बोलते हैं। जब कोई व्यक्ति दिवालिया हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो कोर्ट एक एजाइनी नियुक्त करती है, या उसको लिक्विडेटर बोल सकते हैं, ऑफिशियल रिसीवर बोल सकते हैं। वो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी होती है उसको बेच के उसके क्रेडिटरों को पेमेंट करता है, जितना भी आएगा, ठीक है। तो इंसॉल्वेंट क्या होता है? ऐसा व्यक्ति या जो बिजनेस कर रहा है, अगर उसकी एसेट से ज़्यादा लायबिलिटीज हो जाती है तो वो इंसॉल्वेंट कहलाता है, ठीक है। अगला है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? हिंदी में इनको बोलते हैं अदत्त व्यय। ऐसे खर्चे जो अकाउंट क्लोज्ड होने की डेट तक देने तो थे बट नहीं दिए गए, तो उनको वो एक लिमिट के बाद जब अकाउंट क्लोज्ड हो जाता है तो वो एक्सपेंसेस लायबिलिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा खर्चा जो अकाउंट क्लोज्ड होने की डेट तक देने तो थे बट नहीं दिए गए, यानी कि देना बाकी है, वो हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं। ये हमारी करंट लायबिलिटी होती है, ठीक है। अगला है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम को हिंदी में बोलते हैं उपार्जित आय। एक्रूड इनकम क्या होता है? इसको बोल सकते हैं हम इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, पैसा कमा तो लिया बट अभी मिला नहीं, यानी कि एक पीरियड के बाद हमें मिलेगा, वो हमारी एक्रूड इनकम कहलाती है। अगर बिजनेस ने किसी को सर्विस दे रखी है और वहाँ से हमें पैसा आना बाकी है, तो वो एक पीरियड के बाद हमें मिलेगा, वो हमारी एक्रूड इनकम कहलाती है, ठीक है, उपार्जित आय कहलाती है, ठीक है। अगला है अनएक्रूड इनकम। अनएक्रूड इनकम से मतलब हमारा अनुपार्जित आय से मतलब है, ये हमारी करंट लायबिलिटी होते हैं, ये हमारे करंट एसेट्स होते हैं, ठीक है। ये हमारी करंट एसेट्स होती है, एक लिमिट के एक पीरियड के बाद हमें मिलेगा। और अनएक्रूड इनकम जो होती है ये हमारी करंट लायबिलिटी होती है। अनएक्रूड इनकम का मतलब होता है कि हमने पैसे तो खा लिए हैं, हमने एडवांस में किसी से पैसा ले लिया है बट हमें उसकी सर्विसेज देना बाकी हो, तो वो हमारी अनएक्रूड इनकम कहलाती है, वो हमारी लायबिलिटी होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दायित्व है कि हमें एक लिमिट के बाद, एक पीरियड के बाद वो सर्विसेज देनी है, वो काम पूरा करके देना, ठीक है, वो हमारे अनएक्रूड इनकम कहलाती है, ठीक है। अगला है इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट को हिंदी में बोलते हैं बैंक अधिविकर्ष। बैंक ओवरड्राफ्ट या बैंक अधिविकर्ष क्या होता है? बैंक की एक सर्विस है जिसमें बैंक अपने कस्टमर को उसके अकाउंट से ज़्यादा पैसा निकालने की सर्विस देती है, उस सर्विस को बैंक ओवरड्राफ्ट या बैंक अधिविकर्ष बोलते हैं, ठीक है। क्या हुआ है? बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक की एक सर्विस है जिसमें बैंक अपने कस्टमर को उसके अकाउंट से ज़्यादा पैसा निकालने की सर्विस देती है, उस सर्विस को बैंक ओवरड्राफ्ट या बैंक अधिविकर्ष बोलते हैं। बैंक की एक किस्म से ये बिजनेस की करंट लायबिलिटी होती है, ठीक है। ये हमें जस्ट से जस्ट पेड करनी है, विद इंटरेस्ट देना होता है बाद में, ठीक है। ये रेपुटेड लोगों को मिलता है, ठीक है। तो अगला देखते हैं। अगला है बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होता है? बैड डेट्स मतलब होता है डूबत ऋण। ऐसा पैसा जो हमें मिलना था बट वो डूब गया, वो हमारे बैड डेट्स कहलाते हैं, डूबत ऋण कहलाते हैं। कि मिलने थे बट नहीं मिल पाए किसी वजह से, वो हमारे बैड डेट्स कहलाते हैं, ठीक है। ऐसे ही होता है। एक है डिस्काउंट। देखो, जब हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में डिस्काउंट दिया भी जाता है और लिया भी जाता है, ठीक है। तो डिस्काउंट होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है कैश डिस्काउंट और दूसरा होता है ट्रेड डिस्काउंट। देखो, कैश डिस्काउंट क्या होता है? जिस टाइम पे हम
किसी को नगद पेमेंट कर रहे होते हैं, कैश पेमेंट कर रहे होते हैं या कैश रिसीव कर रहे होते हैं, उस टाइम पे दिया या लिया जाता है। अगर हमने किसी को कैश पेमेंट कर रहे हैं उस टाइम पे अगर हमें डिस्काउंट मिलती है उसको हम कैश डिस्काउंट बोलते हैं। अगर हमने किसी को पेमेंट देना है तो हम उसको डिस्काउंट देंगे कि हमेशा पैसा पाने वाला देता है, डिस्काउंट हमेशा पैसा पाने वाला देता है। ठीक है, बिजनेस को प्रमोट करने के लिए डिस्काउंट दी भी जाती है और ली भी जाती है। तो कैश पेमेंट या रिसीव करते टाइम जो डिस्काउंट दी जाती है उसको कैश डिस्काउंट बोलते हैं। कैश डिस्काउंट को हम शो भी करते हैं और लेस भी करते हैं। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? बिजनेसमैन जो अपने गुड्स को, अपनी सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए जो अपनी मर्जी से डिस्काउंट देता है स्टार्टिंग में, ठीक है, वो ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। ट्रेड डिस्काउंट को लेस तो करते हैं बट शो नहीं करते। ठीक है, कैश डिस्काउंट को लेस भी करते हैं और शो भी करते हैं, बट ट्रेड डिस्काउंट को लेस तो करते हैं बट शो नहीं करते। ठीक है, आज जितनी भी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स 23-24 की हैं, ये आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको हेल्प करने वाले हैं। आप चाहो तो इनके आगे और भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए जितना हो सकता है। मुझे जितना आता है मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय।